नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज पांचवा दिन था संसद के चालू बजट सत्र का, जो कि बजट का दूसरा सत्र था। पांचवा दिन था जिस दूसरे बजट सत्र का, लेकिन आज भी सदन में कार्यवाही नहीं हुई। ठीक 11 बजे सदन की शुरुआत हुई और उसके बाद ठीक उसके 10 मिनट के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया, दोपहर तक के लिए नहीं, सोमवार तक के लिए। और ऐसे में जो विपक्ष है वो नारेबाजी कर रहा है संसद के भीतर महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे। कल आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। उन्होंने निवेदन किया था कि उन्हें संसद में बोलने दिया जाए, लेकिन आज जैसे ही राहुल गांधी संसद में पहुंचे उसके बाद हंगामा जोरों से होने लगा। साथ ही आज सुबह बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी, एक वीडियो क्लिप भी जारी किया गया बीजेपी के तरफ से, जिसमें वो कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे। उसके बाद तमाम चीजें चलने लग गई। कई कयास हो रहे हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद ईडी और अडानी के मामले को साइड करने के लिए ये पूरा सदन चलने ही नहीं दिया जा रहा। उधर दूसरी तरफ विपक्ष जेपीसी जांच कराने की मांग को लेकर के अड़ा हुआ है। दूसरी ओर सरकार भी एक ही मांग पर टिकी है कि राहुल गांधी माफी मांगे। आज संसद के 5वें दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही राहुल गांधी को लेकर के सत्ता पक्ष हंगामा करने लग गया। तो वहीं विपक्ष ने भी अडानी मामले को लेकर के जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही की ऑडियो बंद कर दी गई, लेकिन जब ऑडियो वापस आई तब तक हंगामा जारी था। लेकिन स्पीकर ने सांसदों को शांत करते हुए अडजर्न कर दी संसद को, यानी कि सोमवार तक के लिए फिलहाल तो अडजर्न कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच हम आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन वहीं राज्यसभा में भी कार्यवाही नहीं हो पाई, उसे भी सोमवार के लिए अडजर्न कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने स्पीकर से मिलकर संसद में बोलने की परमिशन मांगी थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, आज हम उसी पर बातचीत करेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। लेकिन सवाल हम ये पूछेंगे कि जब राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझे सदन में बोलने दिए जाए, जितने गंभीर आरोप लगे हैं सबके जवाब मैं सदन के अंदर दूंगा, उसके बाद भी आखिर सदन चलने किसने नहीं दिया? तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। छोटा सा रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं आपको मौका दूंगा, इधर बात नहीं करते। संसद में चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में 5 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सत्ता पक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही। आज लोकसभा में 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन जैसे ही शुरू हुआ, लोकसभा में पक्ष और विपक्ष जमकर हंगामा करने लगे। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही थी, जिसके बाद कोई कार्रवाई तो नहीं हो पाई। लेकिन सोमवार तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को स्थगित जरूर कर दिया गया। राहुल गांधी ने लंदन में भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। सदन में भी बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने देश का विदेश में जाकर अपमान किया, जिसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर
तो वापस लौटेंगे हम डिबेट में, तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, लेकिन अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, बट चलते हैं जरा सुनते हैं फिर वापस आते हैं। और ज्ञान भी मांगा है। तो ये जो बाहर के पदार्थ है, बाहर की दुनिया है, वो हमारे शरीर मन बुद्धि के सुख का साधन बनती है, इसलिए उसको जानना होता है, उसको हम कहते हैं विज्ञान। लेकिन केवल उसको पाना हमको सुख नहीं दे सकता। ये ज्ञान है ना, सामवेद है। अब वेदों में सूत्र है, समझ में आना कठिन है। वेदों का सही अर्थ पाने के लिए अनुभूति चाहिए, परंतु उसका तत्वज्ञानात्मक विचार साथ साथ कुछ ब्राह्मण और आरण्यक ऐसी दो बातें रहती है, उसमें किया जाता है। वो भी तत्व चिंतन होने के कारण सामान्य लोगों के पल्ले पड़ना कठिन रहता है। लेकिन इस सारे चिंतन के फलश्रुति स्वरूप, परिपाक स्वरूप, परिणाम स्वरूप उपनिषद है। उपनिषद में बहुत सरल शब्दों में, कहीं कहीं कथाओं के रूप में वही बातें समझाई जाती है। सामवेद है, सामवेद बहुत कुछ हमने खो दिया। सबसे अधिक विस्मृति सामवेद की है। 1000 इसकी शाखाएं थी। आज कुछ लोग कहते केवल 3 है, कुछ लोग कहते 11 है। 11 के ऊपर कोई नहीं जाता। कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय ऐसी शाखाएं हैं। लेकिन उसमें बहुत सारा पहले वेदों का है। जैसे राणायनी शाखा में जो ऋचाएं हैं 1549 ऋग्वेद से ली और केवल 75 सामवेद की अपनी। सामवेद की और एक विशेषता है, भारतीय संगीत का उद्गम उसमें है। वेदों को गाते समय 3 स्वरों का उपयोग करते हैं। एक सामान्य स्वर है जिस स्वर में हम बोलते हैं, एक उससे नीचा स्वर है, एक ऊपर का स्वर है। उदात्त जो हम बोल रहे हैं, अनुदात्त नीचे का, स्वरित हम जो बोल रहे हैं, अनुदात्त नीचे का है और उदात्त ऊपर का है। इन 3 स्वरों की अनुभूति से 7 स्वरों का सप्तक समझ में आया। उस सप्तकों के कारण ग्राम रचना का संगीत आया। ग्राम रचना के कारण हमारे यहां ध्रुपद गायन आया। डागर बंधु जिस गायन के विशेषज्ञ हैं, ये ध्रुपद गायन है। उसके आधार पर सारा राग संगीत है। तो भारतीय संगीत का और सप्तस्वरों की कहे तो दुनिया भर के संगीत में जो 7 स्वर है उसका उगम इसमें है। तो ये दोनों बातें 1549 ऋचाएं ऋग्वेद की, सामवेद की अपनी 75। तो ऐसा लगता है, ये जानकारी लेने के बाद, मैं अध्ययन से नहीं बोल रहा हूं, यह सुनाई दिया तो लगता है कि तीनों इसके पहले के वेदों का सारांश सामवेद में है। और दूसरी बात कि यह संगीत के रस से भरपूर है, संवेदना से भरपूर है। शायद सरस सारांश होने के कारण भगवान ने वेदानाम सामवेदोस्मि ऐसा कहा होगा। लेकिन उसमें ये दोनों बातें हैं, बाहर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान। क्योंकि इन दोनों से प्राप्ति होती है। इस वेद के 2 उपनिषद है, केन और छांदोग्य। उस छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है कि जब यह सुना, दो प्रकार के लोग थे, असुर और देव। असुरों के राजा विरोचन थे, देवों के राजा इंद्र थे। दोनों ने सुना कि ब्रह्मा जी कहते हैं आत्मा को जानने से कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। आत्मा को पाने से कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। और जानने की और पाने की जो ललक रहती है,
वो पूर्णतः शांत हो जाती है, इसलिए मन शांत होता है, आनंद मिलता है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप इस वक्त सुन रहे थे, दिल्ली से संबोधित कर रहे हैं देश भर को और काफी महत्वपूर्ण बात भी कह रहे थे। लेकिन अब आपको डिबेट में हम आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नरेश बंसल हैं, सांसद हैं, बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पे। गौतम सेठ प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका। ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत आपका। आप सभी का स्वागत। नरेश बंसल जी, सांसद बीजेपी के। आप तो आज सदन में थे नरेश बंसल जी, लेकिन कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट लिया, टाइम मांगा ओम बिरला जी से और साथ ही ये भी कहा कि मुझे मौका दीजिए सदन में बोलने के लिए, आपने इतने सारे आरोप तो लगा दिए लेकिन बोलने का मौका जब तक नहीं देंगे तब तक अपनी बात हम नहीं रख पाएंगे। फिर आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हो? आरोप तो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सबको पता है, आपके टीवी पर भी सुनाया जाता है। उन्होंने विदेश धरती पर जो कुछ कहा है, कैम्ब्रिज में जाकर के जिस प्रकार से जिस वो सदन के सदस्य हैं उसका उन्होंने अवमानना की है, लोकतंत्र का अवमानना की है, मीडिया की अवमानना की है, जुडिशरी की अवमानना की है, तो वो स्पष्ट है। इसलिए उनको पहले माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो साहस करके उस सदन को छोड़ना चाहिए जिसको वो कहते हैं कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन ये सवाल भी तो बड़ा जेन्युइन है ना। उन्होंने कहा ठीक है, अपने सवालों के एक बड़ा सा आपने पुलिंदा बांध दिया, लेकिन जवाब भी तो आप लेंगे। सदन में जवाब देने को तैयार हूं मैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए। आज तो जैसे राहुल गांधी पहुंचे वैसे ही चिल्लम चिल्ली अंदर होने लगे, उसके बाद जवाब पहले जो कहा है उसके लिए तो माफी मांगे। हाँ। तब तो वो जवाब देने के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ये शर्त है कि पहले माफी मांगे फिर जवाब दें। स्वाभाविक है, वो तो उनको जवाब देने का समय देना ये स्पीकर का काम है। अच्छा, उन्होंने उनसे कहा है, लेकिन पूरा देश जानना चाहता है कि श्री राहुल गांधी की मंशा क्या है। हाँ। कभी वो चाइनीज डेलीगेशन से मिलते हैं, कभी उनके एनजीओ से डोनेशन लेता है, कभी वो उनकी पार्टी के लोग पाकिस्तान को जाकर सुपारी देते हैं, कभी वो विदेश धरती पर जाकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र तो खत्म उन्हीं की सरकार ने किया था। 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई? ठीक है, हमारे प्रिंट मीडिया उस समय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं। मैंने स्वयं देखा प्रिंट मीडिया के एडिटोरियल के कॉलम खाली आते थे। ठीक है, हमारे साथ कोई बोल नहीं सकता था। आज तो सब कुछ बोला जा रहा है। नरेश बंसल जी, आपकी बात एकदम जायज है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस बीट कवर करने वाले हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी हैं, रवि शराफ। आपका स्वागत रवि। रवि, आज आप पूरे दिन भर पार्लियामेंट में रहे, आपने बीजेपी के सांसद नरेश बंसल जी को भी सुना। रवि, ऐसे में क्या हुआ? क्योंकि कल लगातार राहुल गांधी टाइम मांग रहे थे कि सदन में बोलने दिया जाए, मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन आज जैसे ही सदन में पहुंचे उसके बाद सदन को ही 10 मिनट के बाद एडजर्न कर दिया गया, वो भी दोपहर तक के लिए, सोमवार तक के लिए। हुआ क्या? आप वहां मौजूद थे, आप तो कवर करते हैं, साथ ही पार्लियामेंट शायद आप कवर करते हैं, कांग्रेस भी कवर करते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, अगर आप एक्सप्लेन करें। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए जब से ये बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ है तब से आप देखिए लगातार पहले हफ्ते के पहले दिन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम वो सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, एक वो नारेबाजी करने लगे कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, राहुल गांधी सदन में आए। पीयूष गोयल जो सदन के नेता हैं राज्यसभा के, वो कहने लगे कि सदन में आकर उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर विपक्ष के आप रवैया को देखें तो देखिए विपक्ष जो है जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। पहले दिन से ही जेपीसी की मांग पर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, प्रेस वार्ता किया जा रहा है, मार्च किया जा रहा है, गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया जा रहा है और विपक्षी दलों को लामबंद किया जा रहा है। तकरीबन 16 से 17 राजनीतिक दल जो हैं वो एक साथ हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि जेपीसी का गठन होना चाहिए और जेपीसी का गठन नहीं होगा तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरीके से अपना मूड बना लिया है, आक्रामक रुख बना रखा है कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। यही एक बड़ी वजह है कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सदन को डिस्टर्ब किया जा रहा है और सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। हालांकि नुकसान इसके बीच में किसी का हो रहा है तो जनता का हो रहा है, और कई ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग है जिन्हें आगे आना है, पर वो बिल लेकिन आज जैसे एडजर्न किया गया रवि, जैसे ही संसद को आज एडजर्न किया गया सोमवार तक के लिए, उसके बाद लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा था गांधी प्रतिमा के नीचे, उसके वहां पर भी आज हलचल देखी गई। बिल्कुल, देखिए तमाम जो विपक्ष के सांसद थे वो गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे, वहां पर वो अपनी रोष व्यक्त कर रहे थे और अब आगे चलकर राष्ट्रपति से भी मिलने का वक्त मांगा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और एक ही बात कही जाएगा कि जेपीसी का गठन कराने में राष्ट्रपति आ गए हैं और कुछ अपनी भूमिका को अदा करें, तो विपक्ष इस मामले पर बिल्कुल समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अब देखना ये होगा कि लोकसभा स्पीकर हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, उनके तरफ से आगे क्या दखल अंदाजी किया जाता है और पक्ष विपक्ष को बिठाकर क्या बातचीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि शराफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जरूरत पड़ी तो वापस मैं आपसे संपर्क करती हूँ। हमारे साथ प्रवक्ता हैं गौतम सेठ कांग्रेस के, स्वागत है आपका गौतम जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आपने पहले भी सुना, लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, लगातार 5 दिनों से यह हंगामा चल रहा है और देशद्रोह तक के मुकदमे की बात आ गई कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कीजिए, ठीक है। अब ऐसे में ड्रामा तो फुल ऑन है, माफी मांगने की बात भी है। नरेश बंसल जी भी हैं बीजेपी के सांसद, कह रहे माफी नहीं मांगेंगे तो बोलने नहीं देंगे। देखिए वही प्रीति जी विडंबना है। मैं नरेश बंसल जी को सुन रहा था, वरिष्ठ नेता है, मुझसे काफी वरिष्ठ है, उनकी इज्जत है, मगर जब एक सत्ता पक्ष का संसद टीवी पर बैठकर एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में ये बात कहता है कि सत्ता पक्ष तय करेगा कि विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता को कब बोलने दिया जाएगा और कब बोलने नहीं दिया जाएगा, तो देश के लोकतंत्र का क्या आलम है, ये तो इनकी से एक स्टेटमेंट ने ही जाहिर कर दिया। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसके लोकतंत्र की एक समय में मिसाल दुनिया में दी जाती है, मगर उसी लोकतंत्र की नींव को तब चोट पहुंचती है जब एक 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को आवाज उठाने के लिए आप गिरफ्तार कर लेते हैं। आए दिन प्रतिदिन मीडिया, जो कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको कमजोर करने का काम करते हैं। आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते हैं और इस लेकिन आज सुबह कंप्लीट करने दीजिए। इस मोदी और भाजपा सरकार का सर तब भी शर्म से नहीं झुकता जब लोकतंत्र के मंदिर संसद को आज 15 मिनट से ज्यादा के लिए म्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, आज सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कई तीखे सवाल पूछे राहुल गांधी से, उन सवालों के जवाब से भी बचते दिखे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी कभी किसी सवाल के जवाब से बचते हुए नहीं दिखते। हमारे नरेंद्र मोदी जी कब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस बात का देश इंतजार कर रहा है। हाँ। राहुल जी एक शेर हैं और शेर की तरह मीडिया के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो जवाब देते आ रहे हैं। हाँ। जहां तक बात आती है उनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए हुए लेक्चर की, इस देश के मरते हुए लोकतंत्र पर अगर उन्होंने अपनी चिंता एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो बुद्धिजीवियों के लिए जाना जाता है वहां पर व्यक्त की, और अंततः यह भी कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है जिसका हल भारत से ही निकलेगा। ये भाजपा वाले ये सोचना बंद कर दें कि ये वीडियोस को डिस्टॉर्ट कर करके नैरेटिव चलाते रहेंगे। ये लोग सिर्फ मोडानी के या राणे के घोटाले को बचाने के लिए बहुत सही पूछा गौतम सेठ, आपने बहुत सही कहा, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि अपनी बात विदेशी धरती पर रख रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है, अब विदेशी धरती पर एकदम आर्टिकल 19A का इस्तेमाल कीजिए, खुलकर बोलिए, लेकिन देश में लोकतंत्र है कि नहीं है, इसका सर्टिफिकेट देने वाले राहुल गांधी कौन होते हैं? मुझे माफ कीजिए प्रीति जी, वोट आम जनता देती है, वोट आम जनता देती है, आम जनता तय करेगी। सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? हमारे मीडिया को नहीं दिया, सर्टिफिकेट बांटने का मीडिया पे मीडिया पे तंज कर दिया कि आवाज दबाई जा रही ना है। लेकिन मैं आपकी बात यहाँ पर साफ कर दूं एक, अगर लोकतंत्र को ये लगातार इस ढंग से कमजोर करेंगे कि मोदी और अडानी के या राणे के घोटाले को देश में उजागर ना किया जाए, इनका जो एक सेट मेथड है, जो ये लोगों को भटकाने की इनकी एक टूल किट है, जो हर 3 महीने बाद इस देश में नजर आती है। अच्छा। यह देश
ठीक बड़ा है। आराम से सब कुछ संजय देख राणा रहा है। राजनीतिक इस विश्लेषक सरकार में की आते हैं आपके पास। कथनी और संजय राणा करनी का राजनीतिक फर्क है विश्लेषक, देश में। क्या अडानी और ईडी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा का पूरा जो सदन है लगातार वहां हो हंगामा, खुद सत्ता पक्ष नहीं चाहती कि बातचीत हो, काम ना हो, इससे बचने के लिए सारे टेंट्रम्स किए जा रहे हैं? थोड़ा तेज बोलिएगा, थोड़ा तेज। जब बात करती हैं आप अडानी की बात, तो अडानी पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के एक कमेटी बनाई है और 2 महीने में सेबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया, तो उस पर कोई जेपीसी बनाने की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बात आते हैं राहुल गांधी बोलने की, मुझे बोलने का हक नहीं दिया जाता है, बोलने का अधिकार मुझे नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे, मैं तीनों पर में बोलना चाहता हूँ। देखिए, शरीफ प्रोसीजर होता है, अगर आपको कोई भी काम अपना रिपोर्ट सबमिट करनी है, डिटेल्स देनी है, तो आपको एक दिन पहले जाके देना पड़ता है। अगर आप 0 आवर की बात करेंगे तो 0 आवर क्या होता है कि 8:30 से 9 बजे सुबह आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, तब आपको चांस मिलता है बोलने का सदन में। प्लीज समझिए, राहुल गांधी सदन के मेंबर हैं, कोई अपोजिशन के लीडर नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक गाइडलाइंस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ये बताइए, स्पीकर से मिलने गए थे, उन्होंने क्या ये लिखित में दिया 0 आवर में बोलना चाहते हैं, या नोटिस दिया बुधवार तक? सपोज आपको फ्राइडे बोलना है तो बुधवार को आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ती है कि आप बोलना चाहते हैं, आपको टाइम एलोकेट होता है। अपनी मर्जी से नहीं होता हम खड़े हुए कुछ भी बोलने लगे, एक मर्यादा होती है सदन की, उसको ठीक है। follow करना ईशान चाहिए। त्यागी, ठीक है, गुमराह करने एक मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ ईशान त्यागी। एंटी नेशनल कौन है? कौन है एंटी नेशनल? मुझे लगता है पूरे देश में ना मुझे ये राइट है, ना भारतीय जनता पार्टी को ये राइट है, ना किसी पत्रकार को ये राइट है, और ना ही किसी सरकार को या फिर किसी विपक्ष को ये राइट है जो ये बोले कि एंटी नेशनल कौन है, या सर्टिफिकेट बांटे कि तुम एंटी नेशनल हो या तुम एंटी नेशनल हो। अगर आप देखें राहुल गांधी जी की स्पीच को, अगर उस बेसिस पे देशद्रोह तो कहा जा रहा है ना, कह रहे राष्ट्रद्रोह किया है उन्होंने, राहुल गांधी जी ने राष्ट्रद्रोह किया है, उसके बाद इसीलिए माफी मांगने की बात आ रही है कि सदन में माफी मांगे तभी बोलने दिया जाएगा। ईशान, इसीलिए मैंने सीधा आपसे पूछा एंटी नेशनल कौन है, बोलिए बताइए। अभी बोलिए जवाब दीजिए। बड़े सम्मानित सांसद हैं राज्यसभा के, जब उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी जी ने बाहर जाके जो भी बोला उसमें वो माफी मांगे, तो पब्लिक डोमेन में तो प्रधानमंत्री मोदी की भी वीडियोस हैं। साउथ कोरिया में उन्होंने क्या बोला? थोड़ा तेज बोलेगा ईशान, थोड़ा तेज बोलिए। आपको आवाज आ रही है? आप बोलिए थोड़ा तेज। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पब्लिक डोमेन में तो प्रधानमंत्री की भी सारी वीडियोस है। साउथ कोरिया और चीन में जब वो जाके भारतीय मूल के लोगों को जब वो संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को शर्म आती थी 2014 से पहले भारतीय कहलाए जाने पे, जब वो कहते हैं लॉस्ट डिकेड हो गया 10 साल, बाहर जाके जब वो ये बात बोलते हैं, जब वो दूसरे देश में जाके ये बोलते हैं आपकी बार ट्रंप सरकार, तो क्या इस बात पे नरेश बंसल जी माफी मंगवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से? पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए, अभी बात हुई हमारी क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो भारत का लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है? जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी, उनको एयरपोर्ट से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सिर्फ एक मिस वो करने पे, क्या बोलते हैं, गलती से उनसे मुंह से प्रधानमंत्री जी का नाम गलत निकल गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया वहां से एयरपोर्ट से। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी पर उनको 4-4 बार 5-5 बार ईडी के दफ्तर बुला चुके हैं, वो जा चुके हैं ऑलरेडी ईडी के दफ्तर। तो क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को जेपीसी गठन करने में? जब एक व्यक्ति, अडानी जैसा व्यक्ति, मैं आपको बताया तो कितने सेक्टर्स में है अडानी जी, पोर्ट्स में है अडानी जी, एयरपोर्ट्स में है अडानी जी, डिफेंस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, सीमेंट इंडस्ट्री में है, वो एग्रीकल्चर में है, जहां पे सेब की फार्मिंग आती है अडानी जी होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में अडानी जी हैं, रिटेल सेक्टर में अडानी जी हैं। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की अर्थव्यवस्था में इतने सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, इतने लोगों को क्या बोलते हैं, हमारे देश के लोगों को फर्क पड़ता है इस व्यक्ति से, उसकी जो कंपनी है वो किस तरह चलेगी, तो अगर उसमें कोई एक दिक्कत आई है, अगर एक स्कैम आया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जीरो टॉलरेंस सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट्स हैं उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट्स हैं उस मामले में, आपको पता है ये? बोलना है इस बात में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों भाग रही है? हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये, जेपीसी गठन करवा ले, अगर दूसरा भी पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, देखिए आप इस व्यक्ति की जिसकी हम बात कर रहे हैं अडानी जी की, हाँ। एक नंबर 2 पे थे पूरे विश्व में वो, लेकिन अगर आप देखें
पूरे देश में जो टॉप प्राइवेट कंपनीज हैं जो भारत के लोगों को जॉब्स देती हैं, उसमें अडानी जी का नाम कहीं नहीं है टॉप 10 में। मैं आपको चाय पर लिस्ट बता दूंगा पूरी। तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा है अडानी जी का नाम वहां नहीं है टॉप 10 की लिस्ट में। हमें तो बड़ा निराशा है। आप तो चाहते ही थे कि 25 और 26 पे नाम चला जाए, उसके बाद में भी परेशानी। और देश में कोई अलग अलग उद्योगों का अलग अलग उद्योगों में निवेश कर रहा है। मैं कह रही हूँ आप निवेश कर रहे हैं, क्या गलत है? मैं कह रही हूँ आप निवेश कर रहे हैं, क्या गलत है? भारत का संविधान अधिकार, जब जैसे आपको विदेश में बोलने का अधिकार है, वैसे देश में कोई भी कुछ भी पेशा कर सकता है, उसका अधिकार है, उसका अधिकार है, उसका अधिकार है ईशान जी, उसका अधिकार है, उसका अधिकार है ना ईशान जी। अरे आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम वापस चलेंगे। नरेश बंसल जी हमारे साथ, सांसद राज्यसभा के। नरेश जी, काफी गंभीर आरोप आपने देखा कि हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं गौतम सेठ कांग्रेस के, उन्होंने लगाया, और राजनीतिक विश्लेषक हैं ईशान त्यागी, उन्होंने भी लगाया। उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर एक आदमी को बचाने के लिए पूरी प्रक्रिया रची जा रही है, चाहे वो ईडी और सीबीआई का मामला तो है ही, जिस तरीके से कार्रवाई बदले की हो रही है वो हो रही है, लेकिन ये नजर आ रहा है कि कोई बचा रहा है। कहां पर कोई बचा रहा? कानून अपना काम कर रहा है। अगर उसमें कोई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर समिति बनाई है। अब इनका विश्वास ना तो पार्लियामेंट पर है, ना इनका विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है, ना इनका विश्वास मीडिया पर है, ना इनका विश्वास कार्यपालिका पर है, क्योंकि ये चारों को कुचल चुके हैं अपने आप इमरजेंसी के समय में। इसलिए इनका किसी पर विश्वास नहीं है। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं, इसलिए वो कुंठा है, क्योंकि ये मानते हैं कि सत्ता पर अधिकार इनका ही है। ये भारत की जनता का भी अपमान करते हैं ये कह करके कि लोकतंत्र नहीं है। अरे आपने तो रातों रात लोकतंत्र का गला घोट दिया था, जब बिना किसी चार्जेस के विपक्ष के सब नेताओं को जेल में डाला, सारे ट्रेड यूनियनिस्ट को जेल में डाला, सारे आपने समाचारों पर सेंसरशिप लगाई, और आज तो आप अपनी बात बोल रहे हैं, आपने जुलूस भी निकाल रहे हैं, लोकतंत्र की बात कह रहे हैं आप। मीडिया आपको पूरी कवरेज दे रहा है, फिर आप कह रहे हैं मीडिया का गला घोट रहे हैं। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर के देश के लोकतंत्र का अपमान करना, देश की संसद का अपमान करना, 140 करोड़ लोगों का अपमान करना, न्यायालय का अपमान करना, ये देश। मैं कह रही हूँ सवालों के जवाब तो हमें बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, लेकिन जेपीसी ये देश अब बदल रहा है, देश अपना अपमान नहीं सहेगा। 140 करोड़ जनता इस अपमान को नहीं सहेगी। ठीक है नरेश बंसल जी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के गठन की बात लगातार विपक्ष कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तो जेपीसी बना दें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो डिसाइड करेगी कि क्या सही में ऐसा है या नहीं है। नरेश जी, नहीं, मेरे को ये पहले जवाब दे कि इनका सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं है। ठीक है, जवाब देंगे हमारे साथ। जब सुप्रीम कोर्ट के जज की ये पहले भी कह रहे थे कि या तो जेपीसी बनाओ या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराओ। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच एजेंसियों और जब सुप्रीम कोर्ट की समिति बनी है, उसमें जज भी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, तो इनका उस पर विश्वास नहीं है क्या? ठीक है गौतम सेठ। ठीक है नरेश जी, मैं आप जवाब दे देता हूं। ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन अगर इन्हें हो और हमारे साथी संजय राणा जी को हो कि जो पब्लिक पॉलिसी मैटर्स पर पार्लियामेंट्री समन्स देने की ताकत जेपीसी को होती है, वो ताकत सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस जांच के दायरे में नहीं आती। और दूसरी बात, आप कहते हैं हम चुनाव हार रहे हैं, लगातार 60 साल से इस देश में आप भी चुनाव हार रहे थे। तब तो प्राइम टाइम डिबेट मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी की स्टेटमेंट्स पर हुआ करती थी, अडवाणी जी की स्टेटमेंट्स पर इस देश की मीडिया प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं किया करती थी। 60 साल में तो कई तरह के आप लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए। 2G के समय तो हमने जेपीसी बनाने से एक पल भी अपने आप को पीछे नहीं करा, हमने जेपीसी बनाई। तो आप लोग घबरा किस चीज से रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि जिस देश में मोदी जी जाते हैं 15 दिन बाद उसी देश के साथ एक MOU साइन कर अडानी जी का बिजनेस शुरू हो जाता है? ये जो याराने की क्रॉनी कैपिटलिज्म की जो एक एस्टैब्लिशमेंट इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो ये देश देख रहा है।
आप लाखों युवाओं के घर से मौका छीनकर, लाखों युवाओं के टैलेंट का मौका छीनकर एक आदमी के हाथ में दे रहे हैं, हर उस इंडस्ट्री में दे रहे हैं जिसके अंदर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, हमारे पीएसयू खत्म नरेश, हो गए। नरेश जी, हमारे नरेश जी। देश में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो नेहरू जी द्वारा स्थापित की गई, ठीक है नरेश जी, बोलिए बोलिए नरेश जी। सब अडानी जी को ही आता है। ठीक है, ठीक है, ये इनको चुप कराइए तब तो बोलूंगा। चुप हो गए, चुप हो गए, ये बोलिए। जो इतनी बात कह रहे हैं हाँ। कि लाखों युवाओं का हक छीन करके एक व्यक्ति को दे रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 60 साल में कितने स्टार्टअप थे, कितने आइकॉन थे? हाँ। युवाओं को अवसर हमने ही दिया है। आज 80,000 से ऊपर स्टार्टअप हैं, आइकॉन है जिसमें 7,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई आ रहा है। युवाओं को मौका हम ही दे रहे हैं, लेकिन आपको वो हजम नहीं हो रहा है, कांग्रेस को वो हजम नहीं हो रहा है। आज देश का कोई इंडस्ट्रीज आगे बढ़ता है तो उनको वो हजम नहीं होता, बिल गेट्स आगे बढ़ता है, जुबरमर्ग आगे बढ़ता है तो उनको अच्छा लगता है, रामदेव आगे बढ़ते हैं तो उनको लाला रामदेव बोलते हैं, क्योंकि देश के लोगों का, देश के टैलेंट का अपमान करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। गौतम सेठ कुछ कहना चाह रहे हैं? इनको देश का युवा, एक मिनट देश के लूंगा। लोग आगे बढ़ते हुए अच्छे नहीं लगते। बोलिए जी नरेश जी, अब मैं आपको जवाब दे दूं, 1 मिनट लूंगा। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि इन्होंने बड़े स्टार्टअप्स करे और बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए क्रिएट करी, तभी 75 साल का जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मोदी सरकार के अंदर आ गया, तभी जो सरसों का तेल है वो 200 पार हो गया, तभी जो गैस सिलेंडर है वो 1100 पार हो गया, तभी जो पेट्रोल डीजल है वो 100 पार हो गया। देश में महंगाई का अंबार, देश में बेरोजगारी का अंबार, देश में क्रॉनिक कैपिटलिज्म की एस्टैब्लिशमेंट, इस तरह की विफल और गिरी हुई नीतियों वाली सरकार इस देश ने 75 साल में भी नहीं देखी ठीक है। आज तक। अच्छा तो आप गौतम ये मत सेठ बोलिए जी, आप हक नहीं अब एक छीन रहे, सवाल, आपने ठीक है। लाखों युवाओं का एक हक छीना सवाल, है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने तमाम मुद्दे गिनाए, ये मुद्दे थे जिन पर आप कह रहे हो कि सरकार बैकफुट पे नजर आती है, यही आपके कहने का मतलब था। ठीक है, सदन के चलने और नहीं चलने की जिम्मेदारी जितना सत्ता पक्ष का है उतने ही विपक्ष का है, इसलिए पहले ही मैंने कहा कि अगर सदन नहीं चल रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, अगर सदन नहीं चल रहा है तो आप लोगों ने 18 घटक दल थे विपक्षी की जिन्होंने मार्च निकाला था, एक बार भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हम ये जनता के मुद्दे हैं जिन पर हम मार्च निकाल रहे हैं। उनका मार्च निकालने का एक ही मकसद था कि ईडी और सीबीआई की कार्यवाही जो हो रही है कहीं हमारे ऊपर ना हो जाए, इसलिए बदले की भावना से ये लोग कार्यवाही कर रहे हैं, उसे रोक दिया जाए। तो राजनीति तो कांग्रेस भी कर नहीं, ये कहे कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं और आपसे विकास की बात करते हैं तब तो ये गलत है। ईशान त्यागी, उसके बाद संजय राणा। ईशान त्यागी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। प्रीति जी, अभी बात हुई कि पिछले 60 साल मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा अज्ञानता फैल गई है, या फिर प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सब या तो व्हाट्सएप पे ही सब कुछ पढ़ने लगे, ऐसा लगने लगा है मुझे। देखिए कि आईआईटी की स्थापना किसने की? पंडित नेहरू ने की। इसरो की स्थापना किसने की? पंडित नेहरू ने की। एम्स देश में कौन लेकर आई? एम्स की स्थापना कांग्रेस ने की। डैम्स बड़े बड़े किसने बनाए? डैम सबसे पहले नेहरू जी का इनिशिएटिव था। ग्रीन रेवोल्यूशन देश में कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। आईटी रेवोल्यूशन कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अगर कोई लेकर आया देश में तो वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई। अच्छा। तो ये 60 साल करके घुमाना, तो पहली बात तो देश को आप बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए लोगों को। दूसरी बात यहाँ पे ये, अच्छा, देखिए ये पहली ऐसी सरकार है जो विपक्ष में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने देती थी, और अब साफ टीवी पे, नेशनल टेलीविजन पे आके सब बोल रहे हैं कि हम संसद को चलने नहीं देंगे, हम लोगों के करोड़ों रुपए को ऐसे ही जलने देंगे, हम ऐसे ही उछल कूद मचाते रहेंगे संसद में, और जो लोगों के मूलभूत मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, चीन देश में गुस्सा चला आ रहा है, उस पर ये बात नहीं कर पाएंगे। चीन को लाल लाल आके दिखाने के लिए संजय राणा सवाल तो पूछे जाते हैं, कांग्रेसियों के टाइम पे हुआ क्या? सारा विकास, सारे काम तो हम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, गिना दिया इन्होंने, नेहरू काल, इंदिरा काल, सारे काल गिना दिए। बहुत अच्छा इन्होंने कॉल गिनाया है। इन्होंने बताया कि एम्स बहुत बना है। भैया 1998 तक सिर्फ एक एम्स हुआ करता था,
जाके अपना गिरबान संजय आज राणा जी, आपके बीच जो में भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, उसमें कोई नहीं आपके आ रहा। बीच में बोले, सब आपके उसके बीच में पीछे आ बोले। गए। ठीक है। अगर आप सुबह लेकिन जाके आप दिल्ली शांत के हो उसके जाइए। बाद शांत देखेंगे त्यागी ना, जरा तो बोलने देश दीजिए, के उसके लोगों के बाद बैठे उसके बाद हैं। काउंटर कीजिएगा। बोलने दीजिए संजय राणा। बोलिए बोलिए बोलिए, तेज बोलिएगा संजय राणा, तेज बोलिएगा। प्रीति, मैं बाहर हूँ, मेरी ज्यादा आवाज ऊंची करके बता नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ। देखिए, अभी बात कर रहे थे अदानी की और शेयर की बात, इनको शायद अल्प ज्ञान है। 13 फरवरी 2023 को आपको पता होगा जब जीडीपी आया था तो गूगल का शेयर गिर गया था तकरीबन 10% और मार्केट कैप $170 बिलियन गिर गया था। और बताता हूँ, दिसंबर में आपको पता होगा कि किसका गिरा था, आपको एप्पल का गिरा था, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप कम हो गया था। सितंबर में अमेजोन का तकरीबन $400 बिलियन कम हो गया था, मार्केट कैप 41% गिर गया था। भैया, मार्केट कैप और रियल एसेट में अंतर होता है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जब अदानी के जो शेयर है एग्जैक्टिंग में जाके आप देखोगे तो स्टार्ट हुए तो 128 रुपीज का अदानी गैस के और 380 हाईएस्ट है आज की। अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए सर, डेटा लेके बैठा करो। एक मिनट। अरे सर शांत हो जाओ। प्रीति, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा मैं। प्रीति, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। डेटा दे रहे हैं ना, आपने भी ईशान त्यागी, आपने भी डेटा दिया, वो अपना डेटा दे रहे हैं। लेकिन ठीक है विकास, ठीक है संजय राणा, सर कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट संजय राणा, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। नहीं 30 सेकंड और लूंगा, 30 सेकंड। अभी हमारे मित्र प्रीति, बोल मैं रहे ये थे कहना चाहता हूँ, हाँ बंसल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ईशान त्यागी बोल रहे हैं, इनका राजनीतिक विश्लेषण हटाइए, कांग्रेस के प्रवक्ता लिखिए उस पर। तो संजय राणा जी साहब, आप ऐसा करिए, आप बड़े सम्माननीय हैं मेरे लिए। आप अडानी जब जी इनके के बीच में कोई नहीं बोल रहे, संजय राणा के बीच में बोल रहे हैं। प्रवक्ता लिखवा लीजिए, बड़े सम्माननीय है मेरे लिए। मैं आपको बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, बुजुर्ग है मेरे। लेट मी फिनिश। ठीक है बोलिए संजय राणा जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलने दीजिए। ठीक है बेमतलब के बाद मत बनिए। बोलिए संजय राणा जी प्लीज। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सांसद इस तरह के लांछन लगवाने के लिए पब्लिक ठीक है संजय राणा जी को बोलने दीजिए। ईशान ठीक है, आप इस तरह से उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। आप जो किनारे हैं दूसरे, उनको भी तो बोलने दीजिए। आपका ही अधिकार नहीं है, उनका भी अधिकार है। ठीक है संजय राणा जी प्लीज बोलिए। थैंक यू वेरी मच प्रीति। देखिए, ऐसा है कि अभी बात कर रहे थे LIC का पैसा डूब रहा है, इनको तो ये भी नहीं पता होगा LIC ने टोटल अदानी में इन्वेस्टमेंट किसने किया था। भाई ईशान भाई, 36,474 करोड़ रुपए इन्वेस्ट है, विच इज लेस देन 1% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ LIC इन व्हाट कॉल दैट शेयर मार्केट में, जो 10 लाख करोड़ का है टोटल। अभी हम आपको एक एक कंपनी का नाम दे दूंगा। क्या आपको स्टैंडर्ड बैटरीज जो है जिसमें LIC का 19% इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी कंपनी है, जाके शेयर देख लीजिए। येस बैंक में देख लीजिए 36% का इन्वेस्टमेंट है। येस बैंक तो डूबने वाला था 2 साल पहले। तो आपको आंकड़े लेके कहीं बैठना चाहिए, भ्रमित मत कीजिए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, राहुल गांधी के। देखिए, राहुल गांधी कहीं पे जाके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि निश्चित भूमि पर जाकर के आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि भैया US और यूरोप देश मेरे इंडिया में और ड्रोमित्रोसी के बजाय। भैया आप नहीं बोला ऐसा प्रीति जी, ये स्टेटमेंट जाके देखिए, पूरा स्टेटमेंट जाके देखिए, पूरा स्टेटमेंट जाके देखिए, आप पूरा स्टेटमेंट। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं, अपनी वाणी को विराम दो। 10 सेकंड आवाज कम कीजिए। देखिए, ऐसा है, आपको पता है राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लेबर पार्टी के उसमें स्पीच दे रहे थे, उनका माइक बंद हो गया था। देखिए, वहां के लोग भी इनको सुनना नहीं चाहते हैं। अब बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ब्रिटेन के लेबर पार्टी के उसमें घुस करके इनकी माइक बंद कर देती। इनको तो पता ही नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े नेता है, लेकिन उनको थोड़ा समझाने की जरूरत है। आपने समझाते नहीं हो, कहीं पे जाके उल जुलूल बातें करने लगेंगे, उससे कहीं ना कहीं अपनी डेमोक्रेसी का, अपने देश का अपमान होता है। और अपने देश का अपमान हम सबका अपमान है। ऐसा नहीं कि आपका अपमान नहीं, आपका भी अपमान है, मेरा भी अपमान है। तो अपनी देश की मर्यादा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। और अगर कोई नेता गलत कृत्य करता है तो उससे हमें प्रशिक्षण उठाना चाहिए। और आपके बहुत बड़े नेता के पुत्र और बड़े नेता राजस्थान के नरेश बंसल जी से सवाल है। नरेश बंसल जी से सवाल है, राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल जी। आपने यहाँ तमाम बैठे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जो हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको सुना आपने, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे दो हैं, उनको भी सुना। लेकिन इन सब में आप एक चीज़ देखिए, सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की है। मैं यहाँ विपक्ष से सवाल तो पूछ रही हूँ, दोनों ही पक्षों की है, लेकिन ज़्यादा सत्ता पक्ष की है।
और ये बार बार कहा जा रहा है कि हम तो पहली बार देख रहे हैं। कई ऐसे राजनीतिक पंडित हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े, वो भी ये कह रहे हैं, कई बड़े पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि सदन में जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वही नहीं चाह रहे कि सदन चले, वही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी का आपका मसला है, आप चाह रहे हो कि माफी मांगे, तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता के मुद्दे हैं, वो इन सब के बीच वो मुद्दा रह जा रहा है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि आप खुद राज्यसभा सांसद हैं, एक आप रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के, ऐसे में ये सवाल बड़ा जायज है। नरेश बंसल जी, देखिए, सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी विपक्ष से ज्यादा है सदन चलाने की, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन उसके साथ साथ देश के लोकतंत्र की रक्षा करना, देश के सम्मान की रक्षा करना, वह भी सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है। अगर उसको कोई विदेश में जाकर कहेगा कि अमेरिका और इंग्लैंड को नहीं दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र का क्या हो रहा है, आपकी मंशा क्या है ये कहने की? आप ब्रिटेन और अमेरिका को चाहते हैं कि वो यहाँ पर हस्तक्षेप करे? कभी आप पाकिस्तान में जाके कहते, इनका राजस्थान के प्रभारी बोलते हैं कि मोदी को मारो, बीजेपी को मार लोगे, पहले मोदी को मारो। ये कौन सी भाषा है? और फिर ये कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, फिर कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। नहीं, लेकिन ये ठीक है, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम होता है। मैं कह रही हूँ ठीक है, 11 बजे से सत्र की शुरुआत होती है, 2 बजे तक के लिए एडजर्न भी समझ में आता, कम से कम उसके बाद तो जनता की बात हो, उसके बाद तो सदन की कार्यवाही हो सर। लेकिन लगातार एडजर्न, हम परेशान हो गए कि आखिर बात कब होगी? बात होगी, पहले राहुल गांधी को देश से और संसद से और उच्च न्यायालय से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, बात होगी, 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ईशान त्यागी कह रहे हैं नरेश बंसल जी, बात होगी, लेकिन पहले राहुल गांधी माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे। उन्होंने देश का अपमान किया है, भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है, माफी मांगनी होगी, बात होगी। ईशान त्यागी। प्रीति जी देखिए, नरेश बंसल जी को वैसे तो मेरे हिसाब से जिस तरह के उन्होंने कमेंट किए उनको नहीं करने चाहिए थे, पॉलिटिकल मर्यादा ये नहीं कहती है। खैर, वो उनके जो संस्कार हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, वो झलकते हैं इस बात में। दूसरी बात, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की चर्चा हुई। लोकतंत्र की हत्या उस दिन नहीं हुई थी जब महाराष्ट्र में आपने सरकार गिरा दी थी। लोकतंत्र की हत्या उस दिन नहीं हुई थी जब चुनी सरकार आपने कर्नाटक में गिराई। लोकतंत्र की हत्या उस दिन नहीं हुई जब आपने क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में सरकार गिराई। जब पहले गोवा में आपने सरकार गिराई तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। लोकतंत्र की हत्या उस दिन भी नहीं हो रही थी जिस दिन जीवी के ग्रुप पे ईडी और सीबीआई जाके रेड मारती है। उसके कुछ दिन बाद आपके मित्र अडानी जी को वो मुंबई का एयरपोर्ट। नरेश बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए, आपके सवाल का जवाब। लोकतंत्र की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? नरेश बंसल जवाब दीजिए, इस बात को भी जवाब बोलिए नरेश जी। लोकतंत्र की हत्या तो करने की दोषी सबसे ज्यादा कांग्रेस है। 50 से ज्यादा सरकारें कांग्रेस ने 356 का बिना किसी बात के उपयोग करके गिराई हैं। वो कांग्रेस दूसरों को ज्ञान देगी? 356 का उपयोग सबसे ज्यादा किसी ने किया था, कांग्रेस ने किया है, अपनी विपक्षी सरकारें गिराने के लिए किया है। वो दिन आप भूल गए जब कल्याण सिंह की सरकार एक दिन के लिए रोमेश भंडारी ने आपके बर्खास्त की थी? आपका कौन सा रिकॉर्ड है? ईशान त्यागी, लोकतंत्र की हत्या की बात जब आती है तब तक भारत ये कहता है कि हमें आपातकाल जब लगा था देश में वो भी याद है। भारत नहीं कहता, इमरजेंसी, भारत नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी कहती है। इमरजेंसी भी याद आती है, क्या क्या किया गया था इमरजेंसी? भारत की जनता कहती है लोकतंत्र की हत्या नहीं, आप इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। नहीं, आप इमरजेंसी लागू, आपकी पार्टी, मैं कह रही कांग्रेस ने लागू किया था, इसका क्रेडिट किसी और को देंगे आप? इसका क्रेडिट तो आप नहीं देंगे ना। इमरजेंसी तो कांग्रेस की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, इसका क्रेडिट तो किसी और को नहीं देंगे आप। एकदम बात भारत की जनता ने ही इंदिरा उससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या किसी ने की है। सुन तो लीजिए, पहले सवाल का जवाब तो ले लीजिए, पहले थोड़ा सब्र रखिए इस बात का।
इंदिरा गांधी जी को भारत की जनता ने ही हटाया और उसके एकदम बाद भारत की जनता ने ही उनको जिताया, दोबारा से सराखों पे बैठाया पूरी फुल मेजोरिटी के साथ। ठीक है, नरेश बंसल जी बोल रहे हैं। नरेश बंसल जी बोलिए, बोलिए नरेश बंसल जी बोलिए, उसके बाद फिर हमारे साथ गौतम सेठ, कांग्रेस पार्टी की और इंदिरा गौतम गांधी सेठ भी है। नरेश बंसल जी, ठीक है नरेश बंसल जी। मैं ये बता रहा हूं कि जो 19 महीने में लोगों ने भुगता है, लोगों के व्यापार खत्म हो गए। मैं खुद भुगत हो गई हूं। मैं उस समय एमकॉम में पढ़ रहा था, मुझे एमकॉम छोड़ना पड़ा, इमरजेंसी के कारण एमकॉम छोड़ना पड़ा। जो मैंने 10 साल में क्या भुगता है प्रीति जी, ऐसे मेरे से लाखों नौजवान थे। आप नौजवानों के अवसर की बात करते हैं। हमारे देश में 8 साल में क्या भुगता है? गौतम सेठ कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए नरेश बंसल जी, मुझे माफ कीजिएगा, एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी जिसके लिए कांग्रेस की तमाम लीडरशिप ने एक समय में देश से माफी भी मांग ली, लेकिन 8 साल की इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, 8 साल का गरीब पर लगातार प्रहार, 8 साल तक देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, 8 साल तक देश में बढ़ती हुई हिंसा, रिलीजन को डिवाइड करना, एक नैरेटिव सेट करना। मैं इस चैनल से भी और मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, जब विदेश की धरती पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत में पैदा होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता था, तब तो ऐसी चर्चा नहीं हुई। नरेश जी जाइए नरेंद्र मोदी जी से भी माफीनामा लेके आइए, उनका माफीनामा तो देश ने नहीं देखा। तो आप करें तो आप उसको लीला कह दे और हम लोगों को आप सर्टिफिकेट बांटे, ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र और संविधान आप लोगों का नहीं है, हिंदुस्तान का है। और ये हिंदुस्तान की जनता ने आपको जहां बिठाया है तो संविधान के दायरे में बिठाया है, तो संविधान के दायरे में रहिए। मेरी बात तो सुनेंगे आप। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आप अगर जनता की बात करते हैं तो अभी भी इलेक्शंस हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में। अगर ऐसी जनता की बात होती तो कम से कम जनता वोट के जरिए तो अपना रोष प्रकट करती, जबकि वो आदिवासी और क्रिश्चियन वाले पूरे क्रिश्चियन माहौल, वहां पर ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है, राज्य है, वहां पर भी बीजेपी जीती। चुनाव तो हिमाचल में भी हुए, पर हिमाचल को लेकर के आपसे हिमाचल नहीं संजय राणा जी, अभी और स्टेट्स हैं गौतम सेठ जी। उत्तराखंड में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, संजय राणा जी, कर्नाटक आपके सामने आ रहा है। 40% कमीशन आप पता लग जाएगा कर्नाटक से जा रही है। उत्तराखंड में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बनी हुई सरकार कर्नाटक से जाने को तैयार है। Are you getting my voice? संजय राणा जी, मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। नरेश मुझे आवाज आ रही है? जल्दी से, समय बहुत कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए अभी बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई, कर्नाटक में सरकार गिरा दी गई और मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी थी। कि ऐसा सरकार गिराई नहीं, आपके असंतुष्ट विधायक जो थे वो आपसे दुखी थे, आपकी पार्टी में से दुखी थे, वो पार्टी छोड़ करके किसी और के साथ चले गए, तो उसको कहते हैं सरकार गिराना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं असंतुष्ट लोग एक पाला छोड़ के दूसरे में चले गए। तो आपके अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संतुष्ट करेंगे? इसको संविधान में बताइए। अगर संविधान खतरे में होता तो आप और ये जो हमारे मित्र बैठे हुए यहाँ पे बैठ के टीवी में बात नहीं कर रहे होते और राहुल गांधी घूम घूम करके पद यात्रा भी नहीं कर रहे होते। तो डेमोक्रेसी कहीं भी खत्म नहीं हो, डेमोक्रेसी जैसे बहुत सवाल फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। नरेश बंसल जी, सांसद राज्यसभा के, फाइनल कमेंट दीजिएगा नरेश जी। मेरा कहना यही है कि लोकतंत्र के अगर हितकारी हैं, लोकतंत्र में विश्वास है, न्यायालय में विश्वास है, संसद में विश्वास है, तो जो कुछ कैमरेज में दूसरे लोगों को सामने कहा है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, गौतम सेठ प्रवक्ता कांग्रेस के, फाइनल कमेंट। मोदी जी जब विदेशी धरती पर कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण था, वो किस दिन माफी मांगेंगे, इस बात का जवाब भी नरेश बंसल दीजिए। बेरोजगारी, महंगाई से इस देश को मुक्ति कब मिलेगी, इसका भी जवाब दें। और मोदी अडानी के याराने के घोटाले पर जेपीसी कब बैठेगी, इस पर भी जवाब दें। अब देश भटकेगा नहीं। ठीक है, ईशान त्यागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, फाइनल कमेंट। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि मोदी अडानी जी ने कुछ नहीं किया और मोदी जी और अडानी की ऐसे साठगांठ नहीं है आपस में, तो जेपीसी करवा लेनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं उन पे सबसे पहले डिबेट होनी चाहिए। यहाँ पे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये क्लियर करना चाहिए कि सिर्फ धर्म के अलावा उसकी क्या पॉलिसी है लोगों को रोजगार देने के लिए, देश में बेरोजगारी मिटाने के लिए, और जो हमारे देश में बढ़ते हुए दाम है उनको कम करने के लिए क्या उनकी नीति है। संजय राणा फाइनल कमेंट। है नहीं उनके पास। संजय राणा फाइनल कमेंट। दोनों पार्टियों का, चाहे विपक्ष है पक्ष,
दोनों का कर्तव्य बनता है कि देश के मुद्दों को ले जाए और सदन को चलने दे। लेकिन अगर देश के मूलभूत मुद्दों पे अगर विपक्षी पार्टी सदन को नहीं चलने देगी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्योंकि सिर्फ ईडी एक बहाना है। क्योंकि अगर मैं एक आंकड़ा दे दूं, ईडी का जो कंविक्शन है ओनली फॉर पॉलिटिकल बता रहा हूँ 0.98% है और 96% उसमें से पॉलिटिकल लीडर्स है। तो इनको अपने आप को बचाना इसलिए बवाल कर रहा है, अदरवाइज इनको जनता से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं कि जनता की क्या समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में। साथ ही जिस तरीके से संसद में बवाल मचा हुआ है उस पर अपनी बातों को रखा, जनता जो सोच रही है कि आखिर सदन चलेगी कब, उस पर भी बातचीत हुई। लेकिन अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। इस खबर से जुड़ी बड़ी जो भी खबर अपडेट हमारे पास आएगी हम जरूर आपके पास आपको बताएंगे। लेकिन देखते रहिए, तब तक न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें इंडिया का सवाल।